है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। 12th क्लास तक मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कौन आईएएस होता है, कौन आईपीएस, ये सब कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। आपसे तो होगा ही नहीं, या फिर बहुत लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, आप भी उन्हीं में से एक है, तो कैसे हो पाएगा। इन सारी बातों पे ध्यान ना दें तो आप कोचिंग में अपना समय, अपने पैसे, अपने रिसोर्सेज वेस्ट ना करें। आप सेल्फ स्टडी कीजिए और सही तरीके से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो देन यू विल बी अनस्टॉपेबल। आप जरूर इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। इसको क्या, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। कोचिंग का भी उतना ही रोल है कि आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ बहुत अलग से कुछ करा देंगे जो आप सेल्फ स्टडी में नहीं कर सकते हैं। वो एक बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि उससे आप पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। हमारी तरह आपको लास्ट अटेम्प्ट तक नहीं जाना पड़ेगा। ये गलती आप ना करें क्योंकि इसमें समय बहुत चला जाता है। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो यूपीएससी उस पर हेडिंग लिखी होती है, उस तरीके की किताबों से मैंने थोड़ी पढ़ाई कर ली थी जिसकी वजह से नहीं हो पाया। बहुत से ऐसे सवाल होते हैं अंकित, ये आप पूछ सकते थे, मैं खुद ही बता देती हूँ कि हेलो नमस्ते, स्वागत है सभी का मोटिवेशन फैक्ट्री के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को पता है मैं लगातार यूपीएससी टॉपर और एसएससी टॉपर से आप सभी लोगों को मिलवाता हूं। मेरा नाम है अंकित शर्मा। आज की इस वीडियो में हमारी गेस्ट हैं प्रियंका गोयल मैम। मैम की बात करें तो 2022 यूपीएससी सीएसई में फाइनल सिलेक्शन हुआ है 369 रैंक के साथ। ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत मोटिवेट करेगी और बहुत कुछ सिखाएगी, क्योंकि मैडम का ये अंतिम प्रयास था। लास्ट अटेम्प्ट में मैडम ने सिलेक्शन लिया है, तो बहुत एक्सपीरियंस है इस तैयारी का। बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सी चीज़ें आपको समझा पाएंगी। स्ट्रेटजी को लेकर हो चाहे मोटिवेशन पर्सपेक्टिव हो, बहुत सी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप सभी लोगों के जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी तहे दिल से आमंत्रित हैं। जो भी आपके विचार होते हैं आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। वीडियो के बारे में जो भी अच्छा लगता है, जो भी बुरा लगता है, आप खुल के बता सकते हो। आगे हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे, इस पर अमल करेंगे। तो मैडम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इस अचीवमेंट्स के लिए। बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। तो मैडम कैसे हो आप? रिजल्ट आने के बाद कैसे दिन आपके जा रहे हैं, और रिजल्ट के दिन के बारे में थोड़ा बताओ। किसने पीडीएफ देखा, कैसा रहा पूरा दिन? अंकित, रिजल्ट के बाद के दिन तो बहुत ही बेहतरीन जा रहे हैं। और जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन मैंने ही अपनी पीडीएफ देखी थी। इनफैक्ट यही वो कमरा था जहाँ पर हमने, मम्मी पापा भी थे साथ में, और ऐसे में अपना फ़ोन चला रही थी और एकदम से नोटिफिकेशन आया फाइनल रिजल्ट आउट होने का। तो मैंने उसको खोल के देखा और जैसे ही मैंने उसके अंदर अपना नाम देखा, उस वक्त मैंने अपनी रैंक पर भी इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ अपना नाम देखा और मुझे अंदर से एक वो फीलिंग आई कि फाइनली मैंने ये कर लिया है। जो मेरा गोल था, मेरा टारगेट था, मैंने उसको अचीव कर लिया है। वो मेरे लिए एक बहुत ही भावुक सा एक पल था। मेरे मम्मी पापा के लिए भी वो एक बहुत ही इमोशनल हमारे लिए एक मोमेंट था। खुशी में हम कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे उस वक्त तो, क्योंकि मेरी ये जर्नी इतनी लंबी रही है, थोड़ी सी पेनफुल रही है बीच बीच में। इतना लंबा एक टाइम हो जाता है, एक लड़की के ऊपर और भी बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे बस ये था कि मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है, मुझे कुछ करना है। और थोड़ा सा मेरे अंदर एक मेरे देश के लिए काम करने का एक जज्बा शुरू से ही था। तो वो मुझे था कि ये एग्ज़ाम मुझे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है ऐसा करने का, इसलिए मैं इसको करना चाहती थी। और जब मैंने वो देखा तो मेरी खुशी का ऐसे कोई ठिकाना नहीं था। उस वक्त मुझे ये था कि अब मुझे कोई भी सर्विस मिले, कुछ भी मिले, अब मैं एक सिविल सर्वेंट बोल सकती हूँ खुद को, एक लोक सेवक। और मुझे जो भी काम मिलेगा मैं पूरी ईमानदारी के साथ उसको करूँगी। कहते हैं कि असफलता का एक ही फॉर्मूला होता है, कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करते रहो। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। राइट, इसको आपने प्रूव किया है। तो आपकी जर्नी को हम डिटेल में समझेंगे, आपके 6 साल के 7 साल के संघर्ष को हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो जरूर वो मोटिवेशन लेंगे आपकी कहानी से। उससे पहले हम आपके बचपन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा, शुरुआती दिनों की पढ़ाई लिखाई स्कूलिंग आपकी कैसी रही, वो सारा कुछ बताओ। अंकित, मैंने अपनी स्कूलिंग महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल पीतमपुरा से की है। और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है बीकॉम ऑनर्स के अंदर केशव महाविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और अगर मैं अपने बचपन के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें करूं तो मेरे माता पिता का ऐसा कहना है कि मैं बचपन से ही थोड़े से चंचल स्वभाव की हूँ। थोड़ा सा ज़िद्दी भी मेरा स्वभाव रहा है कि मुझे जो करना है, मैं जो ठान लेती हूँ, मुझे वो चीज़ चाहिए होती है।
तो ऐसा ही उनको इनफैक्ट जब मेरा ये रिजल्ट आया, मैंने इस चीज़ को अचीव कर लिया, तो सबसे पहले मेरे दादाजी मेरी दादी से तो यही सुनने को मिला कि ये बचपन से ही ऐसी है, ये जो सोच लेती है उसको इसको चाहिए होता है, करके दिखाती है। तो ऐसा ही मेरा एक स्वभाव रहा है जो मुझे लगता है कि उसने मुझे बहुत हेल्प किया है यहाँ तक पहुँचने में। उसके अलावा अगर मैं अपनी फैमिली के बारे में बात करूँ तो उनका एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा है मेरी इस जर्नी में। मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन और मेरे भाई भी है छोटा, उन सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया है अंकित कि अगर मैं बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं बस पढ़ाई कर रही हूँ, मैं अपनी कमरे में अपनी एक दुनिया में खोई हुई हूँ अपनी किताबों के साथ। बाहर क्या चल रहा है उस सब से वो सारी बातें वो लोग मुझ तक आने ही नहीं देते थे। वो लोग खुद ही संभाल के रखते थे सारी चीज़ों को, और वो लोग मुझे हमेशा मेरे मोटिवेशन को हमेशा बढ़ाते थे कि बेटा तू ज़रूर करेगी, चाहे किसी भी अटेम्प्ट में नहीं हुआ हो। लेकिन कभी मेरे मम्मी पापा ने मुझसे ये नहीं कहा कि बेटा अब तो इसको छोड़ दे या नहीं होगा कोई बात नहीं। उन्होंने हमेशा कहा कि अभी अटेम्प्ट और बचा है, अभी हम देंगे, उसके बाद अभी बचा है देंगे। आखिरी तक उन्होंने मुझे बोला जब तक अटेम्प्ट है तब तक हम देंगे। जब मैडम क्लास में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो हमारे क्लास टीचर पूछते हैं, सभी बच्चों से पूछते हैं कि बड़े होके आप क्या बनना चाहते हो, तो आपको याद है आपने क्या बोला था? आपने सिविल सर्विस के बारे में बोला था, क्या बोला था उस समय? अंकित, मैंने तब मैं ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ कि मैंने तब सिविल सर्विसेज के बारे में नहीं बोला था। मुझे तब तक इसके बारे में पता भी नहीं था। 12th क्लास तक मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कौन आईएएस होता है, कौन आईपीएस, ये सब कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। तब तक मेरा एम जो था ना वो एक टीचर बनने का था। मेरा कॉमर्स मेरी फील्ड रही है, मैंने स्ट्रीम अपनी कॉमर्स चूज़ की थी, और उससे पहले भी मैं टीचर बनना चाहती थी। लेकिन जब मैं 11th में आई तो मेरी एक टीचर थी प्रीति ग्रोवर मैम, वो हमें अकाउंटेंसी पढ़ाती थी। उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड थी, तो इसलिए तब से मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं अकाउंट्स की टीचर बनूंगी, क्योंकि वो टीचर मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो भी मुझे हमेशा इंस्पायर करती थी कुछ अच्छा करने के लिए लाइफ में। तो तब लेकिन फिर कॉलेज में आने के बाद जब हम थोड़े से बड़े हुए, जब हमें थोड़ी सी एक सामाजिक समझ होती है जो हमें आने लगती है, उससे मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, मैं अपनी क्षमता का भी मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि नहीं, मुझे एक कुछ अच्छा करना है। मेरे अंदर एक थोड़ी सी अपनी लोगों की सेवा करने का भी मेरे अंदर एक जज्बा है, अपनी कंट्री के लिए कुछ काम करने का और अपने पैरों पे अच्छे से खड़े होने का भी है। तो इसलिए तब मैंने वहाँ से मेरे को सिविल सर्विसेज के बारे में पता चला, क्योंकि मैंने उस टाइम पर मैं जब निकलती थी तो जब मैंने पुलिस ऑफिसर्स को स्पेशली जब मैंने देखना शुरू किया, उन लोगों ने मुझे एक इंस्पिरेशन आनी शुरू हुई कि ये लोग कितना करते हैं और अपनी जान पे खेल कर काम करते हैं। उन सब चीज़ों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। वहाँ से मेरा ये गोल बना, मतलब मेरे कॉलेज के सेकेंड या फाइनल ईयर से ही लगभग मुझे ये था कि अब मुझे सिविल सर्वेंट ही बनना है, उसी की तैयारी करनी है। आप स्टूडेंट किस तरीके के थे? बहुत ज़्यादा स्टूडियस थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे? किस तरीके के आपके स्टूडेंट रहे हो, और कॉलेज लाइफ कैसी रही आपकी? कॉलेज के बारे में थोड़ा बताओ। अंकित, मैं देखो स्टूडियस तो मैं थोड़ी सी बचपन से ही हूँ। पहले मैं जब छोटी क्लासेस में थे तब तो मैं हमेशा फर्स्ट आ जाती थी अपनी क्लास में। उसके बाद धीरे धीरे बड़े हुए तो मैं हमेशा जो स्टार्टिंग के कुछ अच्छे बच्चे होते थे, कुछ 4, 5, 10 टॉप 10 की लाइन में मैं ज़्यादातर रहती थी स्कूल में। उसके बाद फिर बोर्ड्स में भी 12th के बहुत अच्छे मेरे मार्क्स थे। वैसे ही मेरा रिस्पॉन्स कॉलेज में था। कॉलेज में इनफैक्ट फाइनल सेमेस्टर में हाईएस्ट मेरे मार्क्स थे उस टाइम पे। तो पढ़ाई लिखाई के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हमेशा से थोड़ा अच्छा किया है। लेकिन उसके अलावा जो मेरा एक स्वभाव है वो ये है कि मैं स्टूडियस तो हूँ, लेकिन मैं उसके साथ साथ ऐसे बोरिंग नहीं हूँ कि मैं सिर्फ किताबों में ही पढ़ रही हूँ। या ज़्यादातर हमारे दिमाग में ना एक छवि होती है ऐसे बच्चों की जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो बस पढ़ाई लिखाई ही करते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं। तो मेरा ऐसा नहीं था। मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी बचपन से ही। जब मैं स्कूल में थी तो मैं अपने स्कूल में अपनी डांस टीचर से अलग से भी जाके डांस सीखती थी। वही मेरी हॉबी भी है, सेमी क्लासिकल डांस करना। और उसके अलावा मैं बहुत सारे जो एनुअल डे फंक्शंस होते हैं या फिर और अलग अलग इवेंट्स होते हैं जो स्कूल में होते हैं, बहुत से नुक्कड़ नाटक, स्टेज प्लेज, मैं उन सब में पार्टिसिपेट किया करती थी। उसके अलावा फिर अपने कॉलेज टाइम में भी मैंने यही किया। मेरे को कुछ अच्छे जो वहाँ पे जो भी मौके मिले, 1-2 हमारे ये एडवर्टीजमेंट वगैरह से रिगार्डिंग कुछ मॉडलिंग इवेंट्स कंडक्ट हुए थे, उनमें भी मैंने वॉलंटरीली पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद फिर कॉलेज में इसके अलावा थोड़ा सा एक घूमने फिरने का भी मुझे बहुत शौक है।
तो जो भी मेरे दोस्त थे, मेरे फ्रेंड सर्कल थे वो था, तो हम लोग ज़्यादातर ऐसा होता था कि क्लासेस अटेंड करने के बाद हम लोग हमेशा घूमने निकल जाया करते थे आस पास या कहीं दूर, नई नई जगह को एक्सप्लोर करना, स्पेशली दिल्ली के अंदर। तो ये सब भी मैंने उस टाइम पे मैं करती थी। अभी थोड़ा सीरियस पार्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि ये समय बहुत बहुत लंबा पीरियड हो गया आपको तैयारी के दौरान। हाँ ये जी। लास्ट आपका अटेम्प्ट था, तो इस दौरान आपके स्ट्रगल्स क्या रहे? क्योंकि अभी वीडियो में बताना तो बहुत इजी होता है कि ऐसे ऐसे मैंने किया और मेरा हो गया, हाँ है ना। ये बहुत लंबा पीरियड, 7-8 साल करीब हाँ आपने तैयारी हाँ। करी। तो क्या क्या ऐसे आपने चैलेंजेस फेस करे और क्या स्ट्रगल इन डेज के बारे में थोड़ा बताओ। कभी आपको ऐसा लगा हो, कभी आप डिमोटिवेट हो गए हो कि ये तैयारी शायद मेरे लिए नहीं बनी है, शायद ये डिसीजन गलत है मेरा, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा बहुत बार हुआ अंकित, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम बहुत सारे लोगों के बीच रहते हैं, और उसके अलावा जब हम खुद को भी देखते हैं कि हम एक तैयारी कर रहे हैं और हम उसमें सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं 1 बार 2 बार 3 बार, तो उसके बाद इस तरीके के थॉट्स आना थोड़े से ऑब्वियस हो जाते हैं कि पता नहीं मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया अपनी लाइफ का, क्या मेरे नसीब में भी है। क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि इसके अंदर लक फैक्टर भी साथ में काम करता है मेहनत के साथ साथ, और मेरा भी कहीं ना कहीं ये मानना है, मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल भी हूँ, मैं थोड़ा सा डेस्टिनी में भी यकीन रखती हूँ, तो मेरा कहीं ना कहीं ये मानना था कि पता नहीं मेरे नसीब में ये चीज़ है या नहीं। उसके बाद फिर लगता था कि शायद मेरी मेहनत में ही कुछ कमी है, या मैं उतनी केपेबल नहीं हूँ क्या इसकी मेहनत करने के लिए, क्योंकि बहुत लाखों बच्चे इसकी तैयारी करते हैं और हर कोई सफल नहीं हो पाता है। तो ये सारे थॉट्स हमेशा मेरे माइंड में आते थे बहुत बार, स्पेशली मैं अकेले हूँ, मैं रात को जब पढ़ाई कर रही होती हूँ, तो वो कुछ एक 3 AM थॉट्स हम बोलते हैं उसको, उस टाइम पे मेरे माइंड में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आया करती थी। बट फिर अंकित क्या होता है ना कि एक हमारा ना एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है, एक रीज़न होता है हमारे पास कि हमें ये क्यों करना है। मेरे पास ऐसे कई रीजंस थे। मैं जिस तरीके का माहौल देखती थी कि भाई मुझे सिविल सर्वेंट ही बनना है, एक लड़की होने के नाते मैं कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ। हम इतना बोलते हैं कि हमें हमारी देश की बेटियों के लिए कुछ करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए आगे आने के लिए, और मैं खुद भी ऐसा मानती हूँ। तो वो एक चीज थी कि अगर मैं खुद ही हार मान जाऊंगी तो मैं कल को किसको क्या बोलूंगी कि आप आगे आइए। तो इसलिए मैंने कभी हार नहीं मानी अपने अंदर से, भले ही कितने ही थॉट्स मुझे आए, लेकिन मुझे ये था कि नहीं, ये सब थॉट्स एक तरफ, कल नया सवेरा होगा, हर दिन एक नया सवेरा होता है, उसके साथ मैं दोबारा शुरुआत करूंगी। तो मैं उतने ही जज्बे के साथ उठती थी सो के, और फिर मैं उतनी ही अपनी तैयारी दोबारा शिद्दत से करती थी। तो मैंने लगभग ये 5-6 साल तक अपने इस जज्बे को बना के रखा कि मुझे ये करना ही है। आपने मोटिवेशन फैक्टर की बात करी, तो मोटिवेशन के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपने स्टडी टेबल के सामने मोटिवेशनल चार्ट्स कोट्स लगा के रखते हैं। कोई किसी स्पेशल वन का फोटो लगा के रखता है, कोई अपने जो रोड मॉडल मानता है उनको फोटो लगा के रखता है, कोई IAS IPS की गाड़ी बंगला इसके फोटो लगाता है। तो आपका स्टडी रूम देखने का तो मुझे सौभाग्य नहीं मिला, मैं मुखर्जी नगर और करोलबाग में देखता हूँ लगातार। आपका स्टडी रूम कैसा होता था? आपने कौन से मोटिवेशनल चार्ट्स लगा के रखे थे? कोई फेवरेट मोटिवेशनल कोट्स आपका? मैं अंकित अभी तो मेरे घर में थोड़ा सा रेनोवेशन का काम शुरू हो गया है अंदर की साइड पे, तो इसीलिए वो थोड़ा हटा दिए मैंने चीज़ें, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती। तो मेरे जो स्टडी रूम में ना सामने एक ऐसे बोर्ड की तरह जिसपे हम वो पिन कर लेते हैं चीज़ों को ना, इजीली पिन अप कर लेते हैं, तो उस तरीके का बोर्ड पे ना मैं अपनी ना फेवरेट कोटेशंस वगैरह लिखती थी, क्योंकि वैसे भी मुझे थोड़ा लिखने का शौक है। तो मैं उस तरीके की चीज़ें लिखती थी। मैंने इनफैक्ट प्रियम्बल और ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये इन सब की मैंने वहाँ पे तस्वीरें लगाई हुई थी। उसके अलावा एक तस्वीर जो थी वो थी मेरे माता पिता की, जो मैं हमेशा लगा के रखती थी, और एक माँ सरस्वती की, जो जिन्हें हम विद्या की देवी कहते हैं, उनकी एक तस्वीर थी, और एक मेरे माता पिता की। वही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का कारण रहे हैं कि मैं अगर यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ तो मेरे मम्मी पापा का मुझे नाम रोशन करना है। क्योंकि हमारे परिवार में, इनफैक्ट हमारी आज तक की पिछला जितने भी हमारी पीढ़ियां रही हैं, उनमें कोई भी ऐसा लड़का या लड़की नहीं रही है जिसने गवर्नमेंट सर्विसेज का कोई भी एग्जाम क्लियर किया हो। ज़्यादातर मेरी बिजनेस फैमिली है, हमारे में गवर्नमेंट में कोई भी नहीं है। तो इसलिए मुझे ये था कि मुझे नाम रोशन करना है अपने पूरे परिवार का, उनके लिए मुझे कुछ करना है, किसी मुकाम पर पहुंचना है। एक कोटेशन है जिसको मैं अपने दिल से मानती हूँ, और जो आप सब ने भी बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आप एक बार उसको दिल से महसूस करके देखिएगा तो आपको उसकी अहमियत समझ में आएगी। वो उसमें ये ऐसा कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है।
ओके, अभी आपकी तैयारी पर हम आ जाते हैं। जब आपने सोच लिया कॉलेज के टाइम पे कि अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, बहुत सारे बच्चे सोच लेते हैं, लेकिन असली स्ट्रगल उसके बाद स्टार्ट होता है कि अब तैयारी करनी कैसे है। क्योंकि मार्केट में जब आप जाते हो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे कोचिंग्स हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स लगे हुए हैं, सब अपने आप को बेस्ट बताने में है लगे हैं। ठीक है, और बहुत सारे मटेरियल्स की बात करें तो एक सब्जेक्ट के लिए दुनिया भर की किताबें आपको मिल जाएंगी। तो फिर आपका आप स्टडी टेबल तक कैसे पहुंचे कि अब मुझे बैठ के अब 10 घंटे पढ़ना है, वो राइट डायरेक्शन राइट पाथ कैसे आपने चूज किया? शुरुआत के जो कन्फ्यूजन थे वो कैसे आपके दूर हुए? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स इन्हीं में फंस के रह जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस कोचिंग को लेकर रहा हो, कोई आपका किताबों को लेकर रहा हो कि आप समय बर्बाद हो गया, आपका गलत डिसीजन आपने ले लिए हो, तो शुरुआती दौर के बारे में बताओ। देखिए, मैं इसके बारे में कहूँगी अंकित की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और मेरा भी जो ये एक्सपीरियंस रहा है ना कि शुरुआती अटेम्प्ट्स में स्पेशली कि जब नहीं हुआ, वो लैक ऑफ गाइडेंस ही उसका एक कारण था, क्योंकि मुझे सही टाइम पे सही गाइडेंस नहीं मिल पाई थी। तो मेरा भी क्या था कि जैसे जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया तो वो मैंने जस्ट अपने ग्रेजुएशन के बाद ही दे दिया था। और उस टाइम पर मुझे जो बेसिक किताबें होती हैं जैसे कि लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, या फिर स्पेक्ट्रम है, आप मतलब यकीन नहीं करेंगे, इन किताबों के बारे में भी उस टाइम मुझे नहीं पता था, जबकि अब एस्पिरेंट्स को एटलीस्ट इतना पता होता है। लेकिन जब मैंने तैयारी शुरू करी थी मुझे इन किताबों का भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो मैंने जो एनसीईआरटीज ही हैं और जो थोड़ी बहुत इधर उधर से हम रैंडम बुक्स उठा लेते हैं कि भाई वो पूरा कवर कर रही है यूपीएससी, उस पर हेडिंग लिखी होती है, उस तरीके की किताबों से मैंने थोड़ी पढ़ाई कर ली थी, जिसकी वजह से नहीं हो पाया। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया, मतलब मेरा ये रहा कि गाइडेंस ना होने की वजह से अपने आप ही गिरो, अपने आप ही उठो, अपनी गलतियों से सीखो। तो हर अटेम्प्ट में मेरा यही हुआ कि मैंने खुद अपनी गलतियों से सीखा कि कहाँ पे क्या कमी रही। बहुत सारी किताबों के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किए, खास करके शुरुआत में कि ये पढ़ लेती हूँ या ये पढ़ लेती हूँ तब शायद हो जाए। इस तरीके की मैंने चीज़ें की हैं और ये मैं इसको एक गलती मानती हूँ, क्योंकि मतलब मेरे लिए तो चलो अब ये चीज़ वर्क कर गई कि इतना सा पढ़ के मैंने सीख लिया, पर इसमें समय बहुत चला गया। तो आप सबके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ गाइडेंस वाले फैक्टर को इग्नोर ना करें कि बस इस तरीके से कुछ भी पढ़ लेते हैं और फिर एग्जाम निकल जाएगा। ये गलती आप ना करें, क्योंकि इसमें समय बहुत चला जाता है अगर आप ऐसा करते भी हैं तो। इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास ना राइट गाइडेंस हो, आपको पता हो कि सही बुक लिस्ट क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, एक बुक कलेक्टर नहीं बनना है। तो आप सही किताबों की मतलब उनको चुनें अपने लिए, और वो एक बुक लिस्ट मिल जाती है आसानी से, आजकल तो बहुत इजीली अवेलेबल है कि कौन कौन सी किताबें मेनली आपको पढ़नी चाहिए। और मैंने भी अपने चैनल के ऊपर अपनी बुक लिस्ट और करंट अफेयर्स वगैरह के लिए अच्छे सोर्सेस सब लिख दिए हैं, वहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप वो देख सकते हैं, वरना मैं अंकित से बोल दूंगी वो डिस्क्रिप्शन में एक अच्छी बुक लिस्ट जो मेरी है पर्सनल, उसको वो मेंशन कर देंगे, आप वहाँ से देख लेना। तो लेकिन गाइडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप किसी भी टीचर, फ्रेंड, अपने किसी भी मेंटोर से, और चाहे वो कोचिंग से ही क्यों ना हो, देखिए बहुत से ऐसे सवाल होते हैं अंकित, ये आप पूछ सकते थे, मैं खुद ही बता देती हूँ कि लोगों के मन में ये सवाल होते हैं, मुझसे बहुतों ने पूछा भी ये कि मैम हम कोचिंग लें या नहीं लें, उसके बिना भी हो सकता है क्या सेल्फ स्टडी। तो इस पे मैं कहना चाहती हूँ कि ना कोचिंग का भी उतना ही रोल है कि आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ बहुत अलग से कुछ करा देंगे जो आप सेल्फ स्टडी में नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट क्योंकि मैंने कोचिंग ली थी 2016 में अपने कॉलेज के बाद, तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि वहाँ पर भी जो टीचर्स होते हैं ना वो भी नॉर्मल टीचर्स ही हैं, और वो लोग हमें यही बोलते हैं कि आप यहाँ से जो भी पढ़ के जा रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, उसके बाद भी आपको घर जाके 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी ही होगी। तो इसलिए अगर आपके पास, तो अल्टीमेट रोल उनका ना गाइडेंस का बचता है वहां पर कि आपको क्या और कैसे पढ़ना है। अगर आपको वो चीजें पहले से पता है तब तो आप कोचिंग में अपना समय, अपने पैसे, अपने रिसोर्सेज वेस्ट ना करें, आप सेल्फ स्टडी कीजिए और सही तरीके से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप एक दो मेंटोर्स कुछ अपने लिए रख सकते हैं, क्योंकि अब तो बहुत ही अच्छे अच्छे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो वॉलंटियर करते हैं आगे आकर, खुद से कुछ चार्ज भी नहीं करते हैं ज्यादातर लोग, मैंने देखा है, वो सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहते होते हैं। इस तरीके से आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने आंसर्स को चेक करवा सकते हैं, कुछ आपको पर्सनल कोई डाउट है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप वो समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस तरीके से अपनी तैयारी करें। स्टडी टेबल पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी स्टडी टेबल पे कौन सी किताबें रखनी है और किस तरीके से उनको पढ़ना है।
वो एक बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि उससे आप पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं, हमारी तरह आपको लास्ट अटेम्प्ट तक नहीं जाना पड़ेगा। आपने सारा कुछ बता दिया कि क्या करना चाहिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आज आपको बोला जाए तैयारी करने के लिए, आप अभी तो आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आप पिछले जो आपने अटेम्प्ट्स दिए अगर उनको पीछे जाकर देखते हो, अगर मैं आपको पेन कॉपी आज देता हूँ तो आप, मैं बोलता हूँ इस पर आप नंबर ऑफ मिस्टेक्स लिख के बताओ कि क्या क्या गलतियां आपने करी, तो आप क्या क्या गलतियों को आप बताना चाहोगे कि ये मिस्टेक्स तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि टॉपर स्टॉक इसीलिए होता है कि बच्चे टॉपर से देख पाए हाँ, कि क्या क्या बिल्कुल। गलतियां नहीं करना, खुद गलतियां करके आगे नहीं बढ़ना, जैसा कि आपने किया, हाँ। आपके साथ हुआ, उनको जल्दी जल्दी सिलेक्शन लेना। तो हाँ। क्या नंबर ऑफ मिस्टेक्स आप गिनाना चाहोगे? मैं अंकित, कुछ मिस्टेक्स हैं जो मुझे लगता है कि मैंने अपने इन 6 साल में या फिर 6 अटेम्प्ट्स के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो देखिए सबसे पहली गलती ये है सिलेबस को इग्नोर करना। ज़्यादातर क्या होता है ना कि हम लोग सिर्फ, हमें पता है 4-5 हम 8-10 बुक्स हमें पता है कि ये हमें पढ़नी है और हम पढ़ना शुरू कर लेते हैं। हम यूपीएससी ने ना एक सिलेबस को डिफाइन किया हुआ है प्रॉपर, उसमें सब टॉपिक्स मेंशन्ड है। आप प्लीज उसको इग्नोर ना करें, वो बहुत जरूरी है, उससे आपकी प्रिपरेशन फोकस्ड होगी। हम ज्यादातर क्या करते हैं, मैंने भी शुरू में थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था कि चलो पहले पढ़ लेते हैं, सिलेबस में भी तो यही सब लिखा है, वही बातें हैं सेम, कोई बात नहीं। लेकिन आप प्लीज सिलेबस को निकाले, प्रिंट आउट निकाल के ना हमेशा अपनी स्टडी टेबल पे वो सिलेबस जरूर मेंशन, मतलब वहां पे रखा होना चाहिए, और आप उसको पूरे दिन में ना डेली एक बार गो थ्रू कर लें। वो टॉपिक्स ना बाय हार्ट आपको याद होने चाहिए, कि ताकि आप जब भी फिर कोई किताब पढ़ेंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कोई मैगजीन पढ़ेंगे, तो आपको ना एक सेकंड में से समझ में आ जाएगा कि ये उस वाले सिलेबस के टॉपिक का पार्ट है। आप उसको ना बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे और फिर उसको बेटर पढ़ पाएंगे। ये पहली गलती है जो सिलेबस को इग्नोर करने की, ये नहीं करनी है। दूसरी जो बात है वो ये है कि आपको रिवीजन करना है। तो क्या होता है ना कि हम बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं और उनको पढ़ते रहते हैं अलग अलग और रिवाइज नहीं कर पाते हैं, जबकि ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि हम रोबोट नहीं है कि एक बार पढ़ते ही हमें याद हो जाएगा सब कुछ। तो आप है ना अपनी बुक लिस्ट को बहुत लिमिटेड रखें, जितना ज्यादा आप लिमिटेड रख सकते हैं उतना रखें, और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। आप इनफैक्ट अगर मैं ये बोलूंगी, अगर आप एनसीईआरटी को भी अगर आपने 10 बार भी पढ़ ली है ना, और 11वीं बार अगर आप उस एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, आप यकीन मानिए आपको उसमें से एक या दो कोई नई चीज सीखने को जरूर मिलेगी। किताबें जो है ना वो ज्ञान का भंडार है, आप कितनी भी बार उन्हें पढ़ेंगे आपको हर बार कुछ एक लाइन ही क्यों ना हो, आपको जरूर कुछ उसमें से नया सीखने को मिल ही जाएगा। इसलिए आप रिवीजन को इग्नोर ना करें, मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करें, और ये नहीं कि 2-3 बार, मैं तो ये कहूंगी आप 7-8-10 बार भी अगर आप एक किताब को रिवाइज कर सकते हैं आप जरूर करें। उसके बाद तीसरी गलती ये है अंकित, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आज की जो सोसाइटी है उसमें प्रेजेंट टाइम में ना एक कंपैरिजन वाला फैक्टर बहुत ज्यादा आ गया है। जैसे पेरेंट्स भी बच्चों को कंपेयर करते हैं, और बच्चे, हम भी क्या करते हैं, जैसे मैं भी एस्पिरेंट थी और जितने भी हमारे एस्पिरेंट पूरी कम्युनिटी है, हम लोग क्या करते हैं ना, कंपेयर करते रहते हैं खुद को एक दूसरे के साथ, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी के साथ, उनकी आंसर कॉपीज के साथ, उन्होंने क्या चीजें फॉलो की ना, एग्जैक्टली हम उन सब चीजों के उनको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। जबकि ये कंपैरिजन जो है ना ये गलत है, क्योंकि हमारा अपना एक पोटेंशियल होता है, हमारी अपनी कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं, तो हमें ना उसके हिसाब से अपने लिए एक नई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। आप सुने सबकी, आप देखें सबकी, पर आप करें अपने मन की। जो आपको समझ में आ रहा है ना बेहतर, आप वो करें। आप अगर मेरी भी स्ट्रैटेजी सुन रहे हैं, अगर आप मेरी भी बुक लिस्ट देख रहे हैं, आप उसमें से ना खुद देखिए कि आपको उसमें से कौन सी बुक ज्यादा बेहतर लग रही है, आप अपने लिए वो चूज कीजिए। क्योंकि एक ही उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे हिस्ट्री है मान लो, तो हिस्ट्री के लिए कुछ बच्चे एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं, कुछ जैसे 6 to 12th की पूरी करते हैं, कुछ सिर्फ 11th-12th की करते हैं, कुछ स्पेक्ट्रम करते हैं मॉडर्न के लिए, वो बिपिन चंद्रा भी रीड नहीं करते हैं। तो आप उतना अपने लिए जरूर मतलब सेलेक्टिव रहिए कि आपको किस में से बेहतर समझ में आ रहा है, किस में से आपको बेहतर रिटेन हो रहा है, आप वो करें, कंपैरिजन ना करें। और स्पेशली आंसर राइटिंग में भी आप किसी का एक पर्टिकुलर कोई टॉपर की आंसर कॉपी उठाकर अगर आप देख रहे हैं कि इसने इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल सेम उसी तरीके से लिखने की अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो आपके लिए शायद वर्क ना करे। क्योंकि आपका कुछ अलग टैलेंट हो सकता है लिखने का, हो सकता है कि आप डायग्राम्स बहुत अच्छे बनाते हो पर वो टॉपर डायग्राम्स ना बनाता हो, या हो सकता है कि उसको बहुत अच्छे से बनाने आते हो पर आपको नहीं आते, आपका कुछ और टैलेंट होगा, कोई फ्लो चार्ट होगा, या हो सकता है कि आपकी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर हो कि उसमें डायग्राम की भी जरूरत नहीं हो। तो आप अपना वो पहचानिए, सही वक्त रहते उसको पहचानिए,
कंपैरिजन मत कीजिए। इसके अलावा फोर्थ मिस्टेक जो मुझे लगती है वो है एक आंसर राइटिंग को इग्नोर करना, जिसके बारे में अभी हमने पहले भी बात की है। उसको तो आप बिल्कुल ना करें, आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करें। और एक लास्ट जो मुझे लगता है वो ये है कि आप अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट पे जरूर ध्यान दें। अगर आपका इन्वायरमेंट नेगेटिव है, इमीडिएट एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है कि अगर आप अपनी फैमिली में रहते हैं तो आपकी फैमिली आपका इमीडिएट एनवायरनमेंट है। अगर आप किसी पीजी में रहते हैं या आप किसी लाइब्रेरी में रह के पढ़ाई करते हैं तो वो आपका इमीडिएट एनवायरनमेंट है। वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिविटी से भरा होना चाहिए। आपके जो दोस्त हैं, आपके घर वाले हैं, वो बहुत ही आप अगर एनकरेज आपको करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा उनके संपर्क में रहिए। लेकिन अगर कोई आपका दोस्त है या कोई भी कुछ और लोग हैं, कुछ आपके रिश्तेदार हैं जो आपको डिस्करेज कर रहे हैं कि आपसे तो होगा ही नहीं, या फिर बहुत लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, आप भी उन्हीं में से एक है तो कैसे हो पाएगा, इन सारी बातों पे ध्यान ना दें। प्लीज मेक श्योर कि आपका ये इमीडिएट एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव हो। मैडम अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, मुझे लगता है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। मैं अभी आपके रूटीन के बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा कि आप जब सीरियस पढ़ाई कर रहे थे, अब 2022 के लिए जब आप तैयारी कर रहे थे तो कैसा रूटीन रहता था। और दूसरा टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, क्योंकि सबके पास 24 घंटे हैं और उसी 24 घंटों में बहुत सी सारी चीज़ें करनी होती हैं। फैमिली को भी देखना है, फ्रेंड्स को भी देखना है, थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ करना है, अदर एक्टिविटीज़ फिटनेस के लिए करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, तो कंसिस्टेंट रहने का क्या फॉर्मूला था आपका, और रिवीजन कैसे करते थे आप, ये सारी चीज़ें शॉर्ट में आप बता पाओ। देखिए अंकित, मेरा जो टाइम टेबल था, मेरा ज्यादातर, मैं अपने आप को एक नाइट पर्सन मानती हूँ, तो इसलिए मैं ज्यादातर रात को ही पढ़ाई करती थी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ रह के पढ़ाई करती हूँ। तो मेरा जो था कि मैं रात को 10 बजे शुरू करती थी ज्यादातर पढ़ाई करना, और सुबह के 5-6 बजे तक मैं पढ़ाई करती थी। और दिन में फिर मैं कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ती थी, जैसे न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स वगैरह या जनरल चीजें। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि हमें पढ़ाई इस टाइम टेबल के अंदर है ना, मैंने अपनी बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी इंक्लूड करके रखा हुआ था, जैसे कि थोड़ा सा हाफ एन आवर की वॉक करके आना, और थोड़ा से म्यूजिक वगैरह कुछ सुनना। कभी कभी मैं डांस कर लेती थी, क्योंकि वो मेरी हॉबी है, मैं कुछ नया सीख लेती थी। उसके अलावा मैं थोड़ा सा अपने 1-2-3-4 अटेम्प्ट्स के बाद मैं थोड़ा अपना सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो गई थी, तो मैं अपना आधा घंटा उसके लिए भी अलग से निकाल के रखती थी, ताकि मुझे थोड़ा मेरा मूड जो है वो चीयरफुल रहे, मुझे हैप्पी फील हो। उससे मुझे लगता था कि मैं बेटर कंसंट्रेट कर पाऊंगी। पर ये सबके लिए एक जनरल एडवाइस नहीं है कि आपको ऐसा करना ही है। आप प्लीज अपने हिसाब से देखें। अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपका टाइम उस पर वेस्ट हो रहा है, तो फिर आप उस पर एक्टिव ना रहें, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत पेशेंस बना के रखना होता है, अपने आप को बहुत कंट्रोल भी करना होता है, डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखना होता है। तो उसके हिसाब से ही आप अपना ये डिसीजन लें। ये प्लीज मत करिएगा कि अगर प्रियंका मैम ने ऐसा किया तो हम सब भी ऐसा कर लेते हैं और फिर हो जाएगा सिलेक्शन, तो ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से इस चीज को देखिएगा। आखिरी में इंटरव्यू के आप उन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे जो इस इंटरव्यू को देखकर आपकी जर्नी को सुनने के बाद मोटिवेट होके इस तैयारी में आएंगे और वो भी चाहेंगे कि प्रियंका दीदी की तरह, मैडम की तरह मुझे भी IAS IPS बनना है, अपना सपना पूरा करना है, ऐसे मेरा भी स्वागत हो, मुझे भी मेरे भी इंटरव्यू हो, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? आखिरी में क्या मैसेज है आपका? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर आपने सोच लिया है कि आपको एक सिविल सर्वेंट बनना है, तो देखिए फिर आपके मन में कोई सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। इसकी सबसे पहली जो सीढ़ी है वो एक है सेल्फ फेथ, सेल्फ ट्रस्ट की। आपका खुद पे विश्वास जो है वो एकदम अटल होना चाहिए, दुनिया की कोई भी ताकत उसको हिला ना सके। आप अपने ऊपर भरोसा बनाए रखें कि मैं ये जरूर कर लूंगा, अपनी क्षमता पे यकीन रखें। और दूसरी ये बात कि आपके पास राइट गाइडेंस होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो देन यू विल बी अनस्टॉपेबल। आप जरूर इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। इसको क्या, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ग्रेट सक्सेस। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा यूपीएससी की तैयारी के बारे में। मैडम की जर्नी से बहुत मोटिवेशन लिया होगा आपको। ऐसे ही टॉपर स्टॉक देखने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपकी कोई भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे खुले विचारों से, खुले मन से हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। और मैडम के इंस्टाग्राम का लिंक भी हम दे देंगे, अगर जब भी मैडम को टाइम मिलेगा तो आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं। अपनी तैयारी को जारी रखें। अगर तैयारी शुरू नहीं करी है तो अभी यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है, उसको देखकर ना डरें, आप तैयारी में आए और आप भी एक ना एक दिन सफल होंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।